92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं विश्वदीप सेन की लिखी कहानी नौकरी की राम कहानी। वो बेरोजगार था। बेरोजगारों को लोग नाम से नहीं जानते, बस यही जानते हैं कि बंदा बेकार है। उसका भी नाम किसी को याद नहीं था, लेकिन सहूलियत के लिए हम उसका कोई नाम रख लेते हैं, जैसे राम। लेकिन राम आखिर बेरोजगार क्यों था? ऐसा तो नहीं था कि बचपन में जब कोई राम से पूछता कि बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे, तो वो शान से कहता कि अंकल मैं अव्वल दर्जे का बेरोजगार बनूंगा। वो कहता था अभी राम हूं तो बड़ा होके भी राम ही बनूंगा। पर राम बने रहने से ज्यादा जरूरी था पैसे कमाना, और उसके लिए डिग्री की जरूरत थी। सो राम को अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया। वो अच्छे से पढ़ा। स्कूल तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब वो कॉलेज में भी पढ़ा। कॉलेज जैसे वृंदावन तुल्य स्थान में भी उसने अपने पांवों को डगमगाने नहीं दिया और पढ़ने का हौसला जुटाया। इसी से आप पढ़ाई के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण का अंदाजा लगा सकते हैं। राम को कविताएं लिखने का शौक था। 10वीं की परीक्षा से पहले क्लास में टीचर जब सभी बच्चों से पूछ रही थी कि कौन क्या बनना चाहता है, तो कोई बोल रहा था कि डॉक्टर, कोई बोल रहा था इंजीनियर। राम की बारी आई तो उसने कहा कि वो हिंदी साहित्य में MA BEd करेगा और टीचर बनेगा। ये सुन के टीचर समेत क्लास के सभी बच्चों ने उसको इस हैरानी से देखा जैसे भारत के किसी पड़ोसी देश ने अंतरात्मा की आवाज सुन के घुसपैठ करते अपने सिपाहियों को वापस बुला लिया हो। राम परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया और हिंदी में MA BEd करने के जाहिलाना ख्वाब को उसने अपने दिल में ही दफन कर दिया। दबाव की राजनीति के चलते राम को न चाहते हुए भी साइंस लेना पड़ा। तब से उसने राम बनने का सपना भी त्याग दिया। 12वीं के बाद उसे BTech करने को कहा गया और उसने बिना क्रांति का बिगुल फूंके चुपचाप कर लिया। BTech के बाद मोहल्ले के सीनियर लड़कों से सलाह मशवरा करने के बाद घर वालों ने तय किया कि राम MBA करेगा। राम ने सोचा, बहुत सोचा, रातों को उठ उठ के सोचा, बालों को नोच नोच के सोचा, सोच सोच के उसका दिमाग भन्ना गया। लेकिन फिर भी यह बात उसके पल्ले नहीं पड़ी कि अगर उसको MBA ही करना था तो फिर उसने BTech क्यों किया? पर इसका जवाब तलब करना बड़ा रिस्की था। घर में लंका कांड होने की पूरी संभावना थी। सो उसने चुपचाप MBA भी कर लिया। 100% प्लेसमेंट और 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के बीच का फर्क उसको MBA कोर्स खत्म होने के 1-2 महीने पहले ही समझ में आया। यानी कि कॉलेज ने नौकरी दिलाने का वादा नहीं किया था, कॉलेज ने नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करने का वादा किया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सचमुच कॉलेज ने जबरदस्त असिस्टेंस दिया। कैंपस प्लेसमेंट के लिए जानते हैं कितनी कंपनियां आई? पूरी 2, नंदूमल ट्रेडर्स और झोलूराम एंटरप्राइज। दोनों को बस पर्सनल सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट करनी थी और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उनको बस महिलाएं ही चाहिए थी। राम को यह बात कभी समझ में नहीं आई कि पर्सनल सेक्रेटरी हमेशा महिलाएं ही क्यों होती हैं। खैर, एक नौकरी के लिए अपने वजूद के साथ छेड़खानी करने का खतरा वो मोल नहीं लेना चाहता था, तो उसने सोचा कि एक बार डिग्री हाथ में आ जाए उसके बाद तो नौकरियों की लाइन लग जाएगी। लेकिन डिग्री हाथ में आने के बाद जब वो नौकरी पे एहसान फरमाने एक कंपनी में पहुंचा तो देखा कि वहां नौकरियों की नहीं बल्कि नौकरी की हसरत रखने वालों की लाइन लगी हुई है। भैया, लग गया शुरुआती झटका। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि MBA करने के बाद भी राम को नौकरी नहीं मिल पाती है और नौकरी की तलाश में वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचता है। अब आगे। राम भी लाइन में लग गया। 5 मिनट बाद एक भीमकाय व्यक्ति आया और राम को पीछे धकेल के उसकी जगह पे खड़ा हो गया। राम ने पहले तो विरोध करने की सोची, लेकिन
फिर उसका डील डॉल देख के इरादा बदल लेने में ही अपने डील डॉल की भलाई समझी। राम खड़ा था, बस खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे वो खड़ा होने के लिए ही वहां आया है। वहीं एक मैडम बैठी हुई थी, शायद विजिटर थी। वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रही थी, लेकिन राम को किसी ने पानी तक नहीं पूछा। आखिरकार राम के आगे वाला मुस्टंडा इंटरव्यू दे के बाहर निकला। राम अपनी शर्ट की क्रीज ठीक करते हुए अंदर जाने ही वाला था कि तभी एक सूट बूट पहना व्यक्ति बाहर निकला और बड़ी गंभीर मुद्रा में कहा, वे सॉरी गाइस, हेड ऑफिस से कुछ ऑफिशियल्स हमारी ब्रांच में विजिट पे आ रहे हैं। आज और इंटरव्यूज नहीं ले पाएंगे हम। नेक्स्ट इंटरव्यू जब भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जितने लोग लाइन में लगे थे वो सब उस कंपनी को और वहाँ के सिस्टम को हिंदी के कुछ अत्याधुनिक रूपक अलंकारों से नवाजते हुए वापस लौट आए। राम ने भी उसमें अपना योगदान दिया। उसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन कंपनी से इंटरव्यू के लिए कोई फोन नहीं आया। ये हेड ऑफिस वाले इंस्पेक्शन के लिए आए हैं या यहाँ अपना घर बाहर बसाने? राम मन ही मन सोचता रहा। आखिर उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने दूसरी जगहों पर हाथ मारने की सोची। जॉब साइट्स और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के नित्य गहन अध्ययन के बाद आखिरकार उसको अपनी पसंद की एक नौकरी दिख गई, वो भी सरकारी। शाम को पिताजी की नज़र बचा के मम्मी से पैसे लेके वो एक नई टाई लेके आया और अगले दिन बन ठन के इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया। माता जी ने चम्मच भर के इंटरव्यू के पहले का ऑफिशियल गुड लक फूड यानी दही उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर राम ने माता पिता दोनों से आशीर्वाद लिया। पिता की नज़र जितनी राम पे थी उससे कहीं ज्यादा उसकी नई टाई पे थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राम उसी बस में चढ़ा जिसमें अक्सर वो बेढंगे से कपड़ों में अपनी बेकारी के लुत्फ उठाता था। कंडक्टर तो जैसे उसका प्राण प्रिय सखा बन चुका था। मूंगफली के आदान प्रदान के धागे से बंधे दो प्राण फिर से मिले और कंडक्टर ने आंखों को कंचे की साइज का करके कहा, जे क्या होलिया बना रखा है? इंटरव्यू देने जा रहा हूं, राम ने कहा। क्या बात है गुरु, तबाही, कंडक्टर ने राम को शाबाशी देते हुए कहा। राम समझा नहीं कि उसको ये शाबाशी दी क्यों जा रही है। अरे अब तक तो उसने ऐसा कोई कद्दू में तीर नहीं मारा था। फिर भी उसने कंडक्टर की शाबाशी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अरे मुफ्त में हाथ आई चीजों को स्वीकार करने में राम का सबकॉन्शियस माइंड महारत हासिल कर चुका था। टिकट के पैसे और मूंगफली के हस्तांतरण के बाद कंडक्टर चला गया। राम अपने नियत स्थान पर बस से उतरा और इंटरव्यू देने ऑफिस पहुंच गया। इस बार भी नौकरी पाने के लिए लगी लाइन को देख के राम को कोफ तो हुई, लेकिन उसको इस बात की तसल्ली भी थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक वो नहीं है जो बेकार बैठा है, और लोग भी हैं। कुछ देर बाद राम की बारी आई तो वो अंदर गया। अंदर 3 बड़े ही एरिस्टोक्रेट टाइप के लोग बैठे हुए थे। दुआ सलाम के बाद इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि राम की बारी आते आते उसका पहला इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। कुछ दिन बाद वो फिर से एक ऑफिस में इंटरव्यू देने पहुंचता है और उसका इंटरव्यू शुरू होता है। अब आगे। आपका नाम? जी राम। जी राम। So basically you're South Indian? No sir. Then जी राम? Whatever, leave it. तो आपको नौकरी चाहिए? जी सर। क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने माँ बाप और भाई बहन का सहारा बन सकूं। माँ बाप और भाई बहन का सहारा। Sounds interesting. कितने भाई हैं आपके? जी 1। और बहन? जी 1। और पिता? जी? I mean to say वो क्या करते हैं? जी वो रिटायर्ड बैंक क्लर्क हैं। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? कुछ खास अच्छी नहीं है सर। ये सुन के तीनों आपस में कुछ विचार विमर्श करने लगे। लगभग 5 मिनट के गहन चिंतन मनन के बाद एक ने कहा, तो आपको नौकरी चाहिए? जी सर। कितनी जोर से चाहिए? क्या मतलब? आई मीन टू से कि इस जॉब को पाने के लिए आप कितना डेस्परेट हैं? सर बहुत। सर ये जॉब मेरे लिए मेरे सभी सपनों का दरवाजा है। भाई बहन को पढ़ा लिखा के बहुत आगे बढ़ना है। सपनों का दरवाजा एंड भाई बहन को पढ़ाना। साउंड्स इंटरेस्टिंग। पर इस जॉब को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमें आप इंटरेस्टिंग लगें। सर ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, आप चेक कर सकते हैं।
राम ने अपनी फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। नो नो, एक्चुअली दैट्स बोरिंग, एक इंटरव्यूअर ने मुंह बिचका के कहा। तो फिर मैं क्या करूं? सी, काम बहुत आसान है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है। क्या आप समझे? नहीं सर, आप बड़े बेवकूफ किस्म के इंसान हैं। क्या मतलब सर? मतलब यह कि हम आपको माया के बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। अब आप समझे? कुटिल मुस्कान के साथ एक इंटरव्यूअर ने पूछा। जी हाँ सर, कुछ कुछ। गुड, तो समझने के बाद की क्रिया भी कर दीजिए। सर कितने? राम ने सीधा सवाल पूछा। यह तो आपकी श्रद्धा पर है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो फिर मैं राम बोलने जा ही रहा था कि एक इंटरव्यूअर ने टोकते हुए कहा, लेकिन हमारा रेट 5 लाख पर हेड है। यह सुनकर राम का सर चकराने लगा। इंटरव्यूअर के लिए रखा गया पानी का ग्लास पूरा खाली करके उसने किसी तरह खुद को संभाला। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है सर, पापा की पेंशन के पैसों से बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है। पेंशन के पैसों से गुजारा, साउंड्स इंटरेस्टिंग। इट रिमाइंड्स मी ऑफ बलराज साहनी एंड निरूपा रॉय, आई डोंट नो व्हाई। खैर, वो अलग बात है। वैसे बाहर और लोग भी खड़े हैं। सर मैं कुल 50,000 दे सकता हूं, जो मैंने ट्यूशन पढ़ा के जमा किए हैं। राम की बात पर तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान में कोई बड़ा ही गहरा अर्थ छुपा था, वो जिसको राम समझने की कोशिश कर रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि इंटरव्यूअर ने राम से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगे। राम ने कहा कि वो सिर्फ 50,000 ही दे सकता है। ये सुन के तीनों मुस्कुराने लगे। अब आगे। कुछ पलों तक फिजाओं में मुस्कान बिखेरने के बाद उनमें से एक ने कहा, वेल सी, आपका ऑफर बहुत ही टुच्चा सा है। अगर दूसरे इंटरव्यूअर को पता चल गया कि हमने सिर्फ 50,000 के एवज में नौकरी दी है तो वो हम पे थूकेंगे। अरे हम मार्केट में अपना रेपुटेशन खराब करने का रिस्क नहीं ले सकते। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन शायद आपको हमसे नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। राम चुपचाप बाहर आ गया। संयोग से सुबह वाली बस में ही वो घर लौटा। कंडक्टर लपक के उसके पास आया। क्यों गुरु, कैसा रहा इंटरव्यू? उसने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, राम ने मुंह लटका के जवाब दिया। अरे छोड़ो यार, कोई नहीं, अगली बार। कंडक्टर उसको हौसला देते हुए आगे चला गया। उसने राम से टिकट के पैसे भी नहीं लिए। राम समझ नहीं पा रहा था कि कंडक्टर भाई साहब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं या उसकी बेचारगी का एहसास करा रहे हैं। राम जब घर पहुंचा तो माताजी भागती हुई उसके पास पहुंची और बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ बेटा, नौकरी मिली? राम ने नजरें झुका ली। माताजी चुपचाप किचन में चली गई। राम ने फ्रस्ट्रेशन में टाई निकाल के जमीन पे पटक दी। पिताजी ने आगे बढ़ के टाई उठाई और बड़े प्यार से बोले, पेड़े के साथ मुफ्त में मिली थी क्या ये? राम चुपचाप सर झुका के अंदर के कमरे में चला गया। एम्प्लॉयमेंट न्यूज का समर्पित भाव से अध्ययन जारी रहा। एक दिन उसे फिर से कोई मनभावन वैकेंसी नजर आई और वो फिर से जंग के लिए तैयार हो गया। ईश्वर से नौकरी के बदले अलग अलग वैरायटी के चढ़ावों की डीलिंग करते हुए वो ऑफिस पहुंचा और लाइन में लग गया। लाइन में उससे कुछ आगे एक कत्तई बॉडम सा दिखने वाला नमूना खड़ा था। उसे देखने के बाद राम का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। जब ऐसे लोग इंटरव्यू देने आए हैं तो इस बार मुझको कोई नहीं रोक सकता। उसकी छाती फूल गई। इस क्रम में शर्ट का एक बटन भी टूट गया। फिर भी आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। राम का नंबर आया, वो अंदर चला गया। फिर से 3 इंटरव्यूअर। यह हमेशा 3 लोग ही क्यों रहते हैं? शायद एक हाँ और दूसरा ना कहे तो वीटो करने के लिए। यही सब सोचता हुआ राम बैठा। प्रश्नोत्तर का दौर शुरू हुआ। आपका नाम? राम। राम। स्पेलिंग? जी, स्पेलिंग ऑफ राम RAM. Why RAM? Because RAM sounds like Ram, isn't it? It should be RAAM. इस बारे में आपकी क्या राय है मिस्टर राम? सर बचपन में पापा ने ऐसे ही लिखना सिखाया था। अगर आप कहेंगे तो मैं 2 A लगा लूंगा। नो यू शुडंट। बचपन से आपने अपने नाम की यही स्पेलिंग लिखी है। आपके माता पिता की मर्यादा और प्रतिष्ठा जुड़ी है स्पेलिंग से। आपके खानदान की नाक है ये स्पेलिंग। अरे किसी के कहने पे आप इसको कैसे बदल सकते हैं?
जी सर, सही कहा आपने, मैं वही स्पेलिंग लिखूंगा, सिंगल ए। नो, यू शुडंट। सही सही है और गलत गलत है। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि जहां धर्म की बात आती हो वहां माता पिता भाई बहन कोई नहीं होता, बस सत्य का साथ दो, और सत्य है RAAM। हैव यू गॉट इट? यस सर, यू आर राइट। डबल ए ही सत्य है, डबल ए ही धर्म है, मैं डबल ए ही लिखूंगा। व्हाट नॉनसेंस! डबल ए कैसे धर्म हो सकता है? अरे आपने वो गाना नहीं सुना, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे? व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग! यानी धर्म सिर्फ एक ढकोसला है और कुछ नहीं। और फिर राम एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अरे मेरा नाम शिवम है, मैं SHIVAMM लिखता हूं, तो कौन क्या कर लेगा? खबरदार अगर आपने अपने नाम के साथ छेड़खानी करने की सोची भी तो। ठीक है सर, जैसा आप कहें, राम ने थरथराते हुए कहा। गुड, अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी। राम फिर से अटेंशन की पोजीशन में आ गया। सो आर यू रेडी? यस सर। रैम, मेरा मतलब राम के दिल की धड़कन उफान पे थी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रिश्वत ना दे पाने की वजह से राम को रिजेक्ट कर दिया गया। अगले इंटरव्यू में इधर उधर के सवाल पूछने के बाद इंटरव्यूअर ने राम से कहा कि अगर वो सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दे देगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। अब आगे। इंटरव्यूअर ने गंभीर मुद्रा में पूछा, ओके, तो मैं आपसे वो एक सवाल पूछने जा रहा हूं, अगर तुमने सही बता दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। ओके, तो ये बताओ कि अगर तुम्हारी बुआ के साले के फूफा का नवासा मेरा चाचा लगता है तो मेरे जीजाजी की मौसी के बेटे की मझली बहन तुम्हारी क्या लगेगी? अरे तैया, राम का मुंह दिल्ली की मेट्रो ट्रेन के किसी टनल की तरह खुला रह गया। वो कुछ न बोल सका। आई थिंक यू डोंट हैव द आंसर, सो यू मे गो नाउ। इंटरव्यूअर का निर्देश पाकर राम बंद दिमाग और खुला मुंह लेके बाहर आ गया। अंदर एक इंटरव्यूअर ने दूसरे से पूछा, सर क्यों आप हम सबको बुला के ऊट पटांग सवाल पूछ रहे हैं? हम सब जानते हैं कि ये नौकरी आप अपने उसी बौड़म साले को दिलवाएंगे जो अभी अभी इंटरव्यू देके गया है। और जब उससे पूछा गया कि एक अच्छे लीडर का पहला गुण क्या होना चाहिए तो उसने कहा, झूठ बोलना। तो क्या हुआ? अरे गलती हो जाती है इंसान से। कल जुआ खेल के घर आते आते देर हो गई थी बेचारे को, इसलिए ठीक से रिवाइज नहीं कर पाया। और हाँ, हमें एप्लीकेंट्स को दिखाना है कि यहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। उन्हें लगना चाहिए कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं। तो साहब, इधर इक्वल अपॉर्चुनिटी मेंटेन की जा रही थी और उधर राम के घर लौटने पे इस बार भी माँ बेटे के बीच पिछले दिन वाले रिएक्शंस का रिपीट टेलीकास्ट हुआ। कई और दिन बीत गए। एक दिन दोपहर को राम दिवा निद्रा में लीन था कि तभी घर में किसी रिश्तेदार का फोन आया। लैंडलाइन के सौजन्य से माँ और पिताजी से होते हुए फोन जबरदस्ती राम को पकड़ाया गया। राम ने आंखें रगड़ते हुए बेमन से रिसीवर थामा। हेलो छिन्नू, कैसे हो? उधर से एक महिला की आवाज आई। सत्यानाश, मम्मी पापा ने भी एक कैसा घर का नाम रखा है, छुन्नू। राम ने मन ही मन सोचा। ठीक हूं, वो बोला। पहचाना मुझे? अच्छी खासी नौकरी के सपने आ रहे थे, इस बेढब सी आवाज को पहचानने के लिए सबकी हत्या कर दी गई। राम ने मन ही मन सोचा और बोला, जी नहीं पहचाना। अरे मैं तुम्हारे दूर के रिश्ते की चाची बोल रही हूँ, रिंकी चाची। पता नहीं ये कौन सी चाची है। शायद उस इंटरव्यूअर ने जिस पहली रूपी रिश्ते के बारे में पूछा था ये वही है। राम ने मन ही मन सोचा और बोला, जी बोलिए, कैसे हो? जी नींद में हूं। मतलब? कुछ नहीं, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूं, और क्या चल रहा है? जी दीवार पे एक मकड़ा। मतलब? कुछ नहीं। और बताओ क्या कर रहे हो आजकल? जी सांस ले रहा हूं। अच्छा, मजाक कर लेते हो। पता नहीं राम का सांस लेना चाची जी को मजाक क्यों लगा। अरे मैं तो पूछ रही हूँ कि कहाँ जॉब कर रहे हो? चाची जी ने अपने सवाल को जनरल से स्पेसिफिक करते हुए पूछा। दो पल की खामोशी रही और फिर राम ने कहा, हाँ क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। हाँ, अरे बाद में फ़ोन करता हूँ। इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया और फिर से स्वप्नलोक में विचरण करने चला गया। शायद वहीं कोई अच्छी नौकरी मिल जाए।
अब तो राम को किसी चमत्कार पे ही भरोसा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि इंटरव्यूअर ने अपने साले को नौकरी देने के लिए राम से एक बेसिर पैर का सवाल पूछा, जिसका जवाब वो नहीं दे सका और रिजेक्ट हो गया। राम के किसी दूर के रिश्ते की चाची ने भी फोन पे उससे नौकरी के बारे में ही पूछा, तो उसने बहाना बना के फोन काट दिया। अब आगे राम के इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहा और जारी रहे रिजेक्शन भी, कहीं अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से, तो कहीं रेज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। कहीं इंटरव्यूअर को उसमें एक्स फैक्टर नहीं दिखा, तो कहीं कहा गया कि उसको इसलिए नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। राम ने उनको बड़ी विनम्रता से पूछा कि अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, पर इंटरव्यूअर ने इस तुच्छ से सवाल का जवाब देके वक्त बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। उनको और भी कई रिजेक्शन जो करने थे। संक्षेप में कहें तो अपनी काबिलियत के अलावा बाकी सभी कारणों से राम रिजेक्ट हो चुका था। अब वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज की जगह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। वहां शायद कुछ ढंग के इंटरव्यूअर मिल जाएं और शायद एक अदद नौकरी भी, राम मन ही मन सोचता। उसके बचपन के दोस्तों की शादी होने लगी थी। एक बार ऐसे ही किसी दोस्त की शादी में वो गया और दोस्त को इस नए रूप में देख के खुद को भी शेरवानी और सेहरा में इमेजिन कर ही रहा था कि तभी किसी ने कंधे पे हाथ रख के पूछा, और राम क्या कर रहे हो ये आजकल? सारी इमेजिनेशन तार तार होके बिखर गई। उस वक्त उसने सोचा कि इस मनहूस की 2-3 हड्डियां तोड़ के एक तीर से 2 शिकार कर लिए जाए। अपमान का बदला और जेल में बिना अपराध बोध के आराम से खाने पीने का इंतजाम। खैर, राम ने मन ही मन अहिंसा परमो धर्म का जाप कर लिया और खुद पे किसी तरह काबू पाया। एक दिन राम अपने कमरे में बैठ के दीवार पे चींटियों को लाइन से खाना ले जाते हुए बड़ी तल्लीनता से ऑब्जर्व कर रहा था। कब उसके पिता पीछे से कमरे में दाखिल हुए उसको पता भी नहीं चला। पिता ने भी अपने सुपुत्र के सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बड़े गौर से देखा और फिर धीरे से कहा, ये भी काम कर रही हैं? राम ने कुछ नहीं कहा। राम को अब बेकारी की आदत हो चली थी। निठल्लेपन में जो मजा है वो काम में कहाँ। जाड़े की धूप में आराम से बैठ के चाय सुड़कते हुए सड़क पे दूसरों को काम पे जाने के लिए भाग दौड़ करते हुए देखने का एक अद्भुत आनंद है। अरे काम काज इंसान क्यों करता है? पैसों के लिए ही ना। लेकिन पैसा मोह माया है, निठल्लापन इस मोह माया से मुक्ति है। शाश्वत सत्य है, ये ब्रह्म ज्ञान है। राम इन्हीं ख्यालों में खोता जा रहा था कि तभी उसके जिगरी दोस्त मोहन का फोन आया। हाँ मोहन बोल, एक ऑफिस में वैकेंसी है, जाके इंटरव्यू दे दे, मोहन ने कहा। सुनते ही राम उछल पड़ा। बेकारी के रास्ते ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और राम फिर से नौकरी के मोह से ग्रसित हो गया। मंगल ग्रह नहीं, इसी धरा पे नौकरी तो मैं हासिल करके रहूंगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ राम फिर से टाई पहन के चल पड़ा। बस इतनी सी थी ये कहानी।